चलिए सुनिए, मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में जिक्र कर रहे हैं। ये टॉपिक ऐसा है जो आपको बोरिंग लगेगा पूरा, जो पहले हम क्लियर कर देते हैं, लेकिन नहीं पढ़िएगा ऐसा भी मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। मौर्यकालीन प्रशासन, तो देखिए आप लोग अभी तक मौर्य काल में या मौर्य साम्राज्य में आप लोग क्या पढ़े हैं? शासक के बारे में केवल पढ़े कि कैसे शासक आए। चंद्रगुप्त मौर्य इसका संस्थापक था मौर्य वंश का। उसके बाद इसका बेटा बिंदुसार शासक था जिन्होंने मगध पे शासन किया। उसके बाद उसका बेटा आया अशोक। कौन आया? अशोक। तो बारी बारी से उन्होंने शासन किया मगध के साम्राज्य पे, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत भी है? चलिए, ये शासक का क्रम था। उसके बाद मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने का जो हमारे पास साक्ष्य था, जो एविडेंस था, जो स्रोत था, उसको हम देखें, जिसमें से हम लोग कुछ साहित्यिक बातों पे चर्चा किए, जैसे मैगेसनीज का इंडिका। उसके बाद स्पेशली कौटिल्य का अर्थशास्त्र के बारे में जिक्र किए, 2 पुस्तक के बारे में ज्यादा जिक्र किए। उसके बाद विशाख दत्त के बारे में भी थोड़ा मोड़ा बात को हम लोग समझे। अरे समझे थे? चलिए, उसके बाद हम पुरातात्विक साक्ष्य पे चले थे, और उस पुरातात्विक साक्ष्य यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स के तरफ चले थे, जिस क्रम में हम लोग स्पेशली अशोक का अभिलेख के बारे में जिक्र किए। किसके बारे में? अशोक का अभिलेख को देखे हम लोग। उस अशोक के अभिलेख को देखने के बाद हम थोड़ा सा अभिलेख में ही रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख के बारे में भी जिक्र किए थे। अरे किए थे, जिसमें आपको सुदर्शन झील के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्यपाल था। अरे याद है, पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया, बाद में अशोक भी उसमें क्या करवाया? पुनर्निर्माण करवाया। ये सब बात को हम समझाए थे आपको, शायद याद होगा, लगभग यही सब बात आपको समझाए थे। अब इस क्लास में आपको क्या सीखना है, सुनिए। देखिए, यहां से आपको प्री के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास होता है, और किसी भी सिविल एग्जाम के लिए, मेंस के लिए तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मेंस में आपको शासक के बारे में कम लिखने आएगा और प्रशासन के बारे में ज्यादा लिखने आता है। कभी भी ध्यान रखिएगा, आपको हम सिखाते हैं एक चीज, प्रशासन में क्या क्या चीज आता है, यानी कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन या किसी भी चीज का प्रशासन को लिख रहे हैं, या मुगल कालीन प्रशासन, गुप्त काल का प्रशासन, इनके बारे में जिक्र कीजिए, या दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, इनके बारे में जिक्र कीजिए। तो आपको क्या इसमें पढ़ना होता है ये समझिए पहले, तब आराम से इसमें पढ़ पाइएगा। देखिए, अगर बात किया जाए ना मौर्य साम्राज्य में, मौर्यकालीन प्रशासन इसलिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मौर्य साम्राज्य भारत में देखा जाए तो सबसे बड़ा साम्राज्य में से एक था। कौन? मौर्य। और बहुत बड़ा एम्पायर था इनका। आप देखते हैं कि उत्तर पश्चिम इलाका अफगानिस्तान तक, इधर हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी तक, दक्षिण में देखते हैं कर्नाटक तक, और कहा जाता है श्रीलंका पे भी कब्जा था। हालांकि नहीं मिलता उल्लेख, लेकिन इसी का भाई था तीस नाम का। हालांकि छोड़िए, कर्नाटक तक तो परफेक्ट शासन था। उत्तर में देखा जाए कश्मीर तक, यहां तक नेपाल के बारे में भी जिक्र मिलता है। किसके बारे में? नेपाल के बारे में। तो इन सभी चीजों के बारे में आपको जिक्र मिलता है। कोई दिक्कत? तो इतना बड़ा साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के बारे में अगर जिक्र करेंगे, मौर्य साम्राज्य आपका इतना विशाल साम्राज्य था, तो आखिरकार इनका प्रशासन कैसा था, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, तो इसमें आपको क्या क्या चीज बात करना है पहले सुनिए। जब भी किसी भी चीज के बारे में, प्रशासन के बारे में आए कि मौर्य साम्राज्य का या गुप्त काल का या मुगल काल का या दिल्ली सल्तनत का प्रशासन कैसा है, या क्या क्या इसमें लिखना होता है, सुनिए। सबसे पहले इसमें आपको दिखाना होगा कि इसमें केंद्र का शासन कैसा था, यानी सेंट्रल का गवर्नमेंट कैसा था, क्योंकि राजतंत्रात्मक मोनार्की है ये। अरे हाँ या ना, राजाओं का शासन था। आपको एक बात जान के हैरान होगा, यहां पे राजतंत्र होने के बावजूद ये निरंकुश शासक नहीं होते। निरंकुश का मतलब हो जाएगा जनता पे अत्याचार नहीं दिखाएं, ये जितने भी शासक हुए मौर्य काल में। और भारत का प्रथम
भारत का पहला केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज प्रशासन कौन सा माना जाता है? मौर्य काल। भारत का प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन कौन है? मौर्यकालीन प्रशासन है। किसी को कोई दिक्कत? और फिर प्रांत को दिखाना होगा, केंद्र को दिखाने के बाद प्रांत को दिखाना होगा। अगर इसका नगर प्रशासन के बारे में उल्लेख है तो नगर प्रशासन को दिखाना होगा। इसके साथ साथ इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य में सामाजिक व्यवस्था कैसा था, यानी कि सोशल कैसा था, एकदम पूरा सोशल सिस्टम कैसा था आपका। फिर इकोनॉमी सिस्टम कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसा था, आर्थिक स्थिति कैसा था या जीवन कैसा था, किस प्रकार पैसा आता था, समझ में आ रहा है। और फिर अंतिम जो बहुत महत्वपूर्ण होता है आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में जो आपको पढ़ाने वाले हैं, मौर्यकालीन कला। कौन? मौर्यकालीन कला के बारे में जिक्र करें कि मौर्य काल में कला कितना महत्वपूर्ण रखा, यानी कि आर्किटेक्चर कितना ज्यादा योगदान रहा मौर्य काल में। समझ में आया? तो हम एक एक करके एक एक पॉइंट हम सबसे पहले हम इसमें पहला पॉइंट हमारा यही हो जाएगा कि भारत का, ध्यान से सुनिएगा, भारत का प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन कौन सा है? तो पहला पॉइंट ये हो गया भारत का, चलिए, भारत का प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन यानी कि सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। यानी कि भारत का प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन कौन था? मौर्य का, मौर्य साम्राज्य था, साम्राज्य था। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत का प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन कौन था? मौर्य। क्योंकि मौर्य काल से पहले, मौर्य काल या मौर्य वंश जो था किस महाजनपद पे राज किया? मगध। अरे हाँ है ना। और मगध महाजनपद या महाजनपद के पहले क्या था? वैदिक सभ्यता था भारत में। अरे हाँ है ना। क्या वैदिक सभ्यता में इतना कुछ विशाल साम्राज्य था? किसी का नहीं था। वो तो जनपद था, छोटा छोटा। वो तो गणतंत्र के हिसाब से चल रहा था, रिपब्लिक, गण के हिसाब से चलता था। अरे हाँ या ना, गण के हिसाब से चल रहा था। लेकिन मौर्य काल प्रशासन में अगर देखा जाए तो यहां पे राजतंत्रात्मक था, लेकिन ये शासक निरंकुश नहीं होते थे। निरंकुश मतलब जनता पे अत्याचार नहीं करते थे। समझ में आ गया? लिख देते अगला पॉइंट, मौर्यकालीन प्रशासन, मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, ठीक है। राजतंत्रात्मक यानी कि मोनार्की, मोनार्की होने के बाद भी इनके सभी शासक, स्पेशली तो तीन ही शासक है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, इनके सभी शासक, इनके शासक या इनके सभी शासक निरंकुश नहीं थे, निरंकुश नहीं थे। ये बात आपको ध्यान रखना। इनके शासक बहुत अच्छा थे, जनता के बात सुनते थे। ये नहीं कि जनता पे थोप देते थे ये काम आपको करना ही है, ऐसा कानून आप पे लागू ही होता है, ऐसा बात नहीं है। और ध्यान रखना है एक पॉइंट कि राजा ही सर्वोच्च अधिकारी होता था पूरे साम्राज्य का। मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में आपको ध्यान रखना है, राजा ही सर्वोच्च अधिकारी होता था पूरे मौर्य साम्राज्य का। समझ में आ गया? तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि राजा ही, अंदर आके बैठ जाइए, बैठिएगा तो बैठ जाइए अंदर आके, राजा ही सर्वोच्च अधिकारी होता था। और किस किस चीजों का आप ही को बोल रहे हैं, बैठ जाइए ना अंदर आके। अच्छा नहीं लग रहा हमको, अच्छा नहीं लग रहा आपको, अच्छा लग रहा होगा, हमको नहीं लग रहा। चलिए, तो आपको ध्यान रखना है सर्वोच्च अधिकारी होता था राजा ही। जो कि आपको ध्यान रखना है
तीनों चीज का अधिकारी होता था। ध्यान से सुनिएगा, ये हर फील्ड का सर्वोच्च अधिकारी था, सुप्रीम लीडर था, चाहे वो विधायिका का कह लीजिए, क्या बोले, विधायिका का मतलब कानून बनाने वाला, कानून बनाने वाला, इसका भी सर्वोच्च अधिकारी कौन होगा, राजा स्वयं होता था। अगर बात करेंगे व्यवस्थापिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, इसी को कह सकते कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव यानी कि कानून को पालन भी कौन कराता था, इसका सर्वोच्च अधिकारी राजा। कानून को पालन करवाता, पालन करवाना, इसका भी सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, राजा। और न्यायपालिका का भी, क्या बोले, यानी जुडिशरी का भी अगर बात किया जाएगा, यानी कि न्याय व्यवस्था का भी सर्वोच्च अधिकारी कौन था। यह भारत में ऐसा पहली बार देखा गया जब राजा के पास तीनों, आपको याद रखना है, शक्ति प्राप्त था। वो साम्राज्य कौन था, कौन सा साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। तो मौर्यकालीन प्रशासन भारत का प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन माना जाता है, क्योंकि राजा के पास हर एक अधिकार प्राप्त थे। चाहे कानून बनाना हो, यह अंतिम निर्णय राजा ही लेगा, चाहे कानून किस तरीके से पालन करवाना हो, इसका भी अंतिम सर्वोच्च अधिकारी राजा ही था। भले इसके नीचे बहुत सारे अधिकारी थे, अभी हम जिक्र करेंगे। और अगर आपको न्यायपालिका भी बात करेंगे, न्याय व्यवस्था भी, तो इसका भी सर्वोच्च अधिकारी कौन था, राजा ही था। इसीलिए हम क्या लिखे, मौर्य साम्राज्य, आपको याद रखना है, प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन देखा जाता है भारत में। यहां तक किसी को दिक्कत है? चलिए अब आगे चलते कहानी। अगला अगर बात किया जाएगा ना, ध्यान से सुनिए, राजा के सहयोग के लिए अर्थशास्त्र में, कहां पे, अर्थशास्त्र। और पहले हम लिख देते हैं, और लिखना क्या, ये चीज बताया हुआ भी है कि मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में जानने का अगर सबसे अच्छा आपके पास कोई सोर्स है, वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, बताए हैं। मैगस्थनीज का इंडिका है, मैगस्थनीज का, और अशोक का अभिलेख है। अशोक का अभिलेख में भी प्रशासन के बारे में जिक्र है, अरे नहीं है। और थोड़ा मोड़ा रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख में भी मिलता है। ये चारों चीज बता दिए पहले, ध्यान रखिएगा। हम बताना ये चाह रहे थे, अर्थशास्त्र में बोला गया था या लिखा था, जिससे हमको जानकारी मिलता है कि राजा के सहयोग के लिए ना मंत्री परिषद हुआ करता था, राजा का परिषद था। क्या बोले, राजा के सहायता के लिए आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री के सहयोग के लिए क्या है, मंत्री परिषद है ना, अरे नहीं है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है। ठीक उसी प्रकार देखिए, हम बताते इतिहास जो होता है ना, इतिहास आपको याद रखना, इतिहास में ही राज व्यवस्था छुपा है, इतिहास में ही पॉलिटी छुपा है आपका। और यही इतिहास से जो पॉलिटी निकलता है ना, जो राज व्यवस्था निकलता है, ये धीरे धीरे कानून व्यवस्था आते 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 आते, आपको याद रखना, एक समय यही परिवर्तन होते चले जाता है। जैसे आज हमारा कानून व्यवस्था दिख रहा है ना, ऐसा नहीं कि उठ पुट के आ गया, डायरेक्ट संविधान निकल के आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसका पीछे का कहानी है पूरा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि मंत्री परिषद केवल आज ही है, अशोक के समय भी था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी देखा गया। तो राजा के सहयोग के लिए एक राजा का परिषद था, जिसे आज वर्तमान में मंत्री परिषद कहते हैं, जिसका जानते हैं, जिसमें कहीं कहीं 12 लिखा मिलता है, कहीं कहीं 16 लिखा मिलता है, कहीं कहीं 18 मिलता है, कि 16 या 18 या 12 का मंत्री का एक समूह था। समझ में आ गया? जो आज भी है, अरे है कि नहीं, आज भी मंत्री परिषद है। तो राजा के सहयोग के लिए अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है, या और भी बुक में लिखा हुआ है, ऐसा बात नहीं कि और बुक में नहीं लिखा हुआ। देखिए, अर्थशास्त्र में मंत्री परिषद के बारे में भी जिक्र है। मंत्री न, अभी हम लिखेंगे मंत्री न, ये क्या होता था, इसके बारे में भी जिक्र है। सर्वोच्च अधिकारी
तीर्थ, इसके बारे में भी जिक्र है। 26 अध्यक्ष, इनके बारे में भी जिक्र है। तो क्या सर सभी के बारे में पढ़ना है? जी हां, सभी के बारे में पढ़ना है, क्योंकि ये बात हम नहीं बताए, कौटिल्य बताया। कौन बताए हैं? और कौटिल्य आपके गांव मोहल्ला का बाल बच्चा नहीं है। समझ में आ गया ना? अरे आपके गांव मोहल्ला का बाल बच्चा है क्या? नहीं। तक्षशिला का क्या था? आचार्य तक गुरु था, जिनके बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को सफाया कर डाला और मौर्य साम्राज्य का नींव किया। हाँ या ना? कहीं ना कहीं उसी का योगदान रहा, जो यूनान वाले सिकंदर भारत नहीं आ सका। तो आपका गांव का मोहल्ला वाला निवास स्थान नहीं है। यह कौटिल्य के बारे में आपको याद रखना है। बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे राजनीति के क्षेत्र में, जिनके बारे में स्वाभाविक है कि एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि इतने बड़े फिलोसफर थे। एग्जाम में इसलिए पूछ रहा है क्योंकि आप नौकरी लीजिएगा, नौकरी ले लीजिएगा, आपको कौटिल्य के बारे में नहीं पता रहेगा तो काहे नौकरी करने आए, काहे अधिकारी बन रहे हैं? तो इसीलिए जानना जरूरी है, तब पढ़ते हैं, तब आता है। समझ में आया? एग्जाम में पूछने का उद्देश्य नहीं है कि आपको जांच रहे, आपको ये चीज का जानकारी होना चाहिए। आप अधिकारी बन गए, दरोगा बन गए, एसपी बन गए, जिला को संभाल रहे हैं, आपको कौटिल्य के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब बोल दिया एक दिन भाषण दीजिए कौटिल्य के बारे में, कौटिल्य मेरे घर का बच्चा था, कौटिल्य मेरे घर, यही दीजिएगा नहीं ना? तो कौटिल्य के बारे में खड़ा होना, एक बार में जवाब देना। तक्षशिला का आचार्य था, बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त था, इनकी पत्नी का नाम यशोमती था। ये चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? गुरु था। ये सप्तांग सिद्धांत दिए थे राजा को, बोले थे सप्त सिद्धांत पर चलना चाहिए। याद है सप्तांग सिद्धांत? नहीं याद है? 7 सिद्धांत दिए, बोले राजा के पास या किसी भी राज्य के पास कितना तत्व होना चाहिए? 7। नहीं बताए थे, तो ये सब बात बताना है। समझ में आया? तो ये पॉइंट लिखते हैं, जो मंत्री वाला बात पहले वो पॉइंट लिख देते हैं कि अर्थशास्त्र के अनुसार या अर्थशास्त्र में राजा के सहयोग के लिए, राजा का परिषद यानी काउंसिल ऑफ किंग, जिसे हम मंत्री परिषद आज कहते हैं। क्या कहते हैं? मंत्री परिषद का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। और ध्यान रखिएगा एक बात और, ये जो मंत्री परिषद का जो उल्लेख आपके सामने मिल रहा है ना, इसका वेतन कितना पूछा जाता है एग्जाम में। इसका जो वेतन है आपको ध्यान रखना है कि 12,000 पन वार्षिक वेतन होता था। इन मंत्री परिषद का वेतन 12,000 वार्षिक, 12,000 पन, उस समय का मुद्रा था पन, वार्षिक। इन मंत्री परिषद का वेतन 12,000 पन वार्षिक होता था। समझ में आ गया? उस समय का ये करेंसी था पन। क्या होता है हम बताएंगे आगे चल के, समझ में आ गया? जब इकोनॉमी ऑफ मौर्यन एम्पायर पढ़ेंगे ना, यानी कि आर्थिक जीवन पढ़ेंगे जब मौर्य साम्राज्य का, तब हम बताएंगे पन के बारे में, बहुत सारा करेंसी था उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो मंत्री परिषद का वेतन कितना था? अरे कितना था आपका? 12,000 था। यह बात आपको याद रखना है। अब बात करेंगे इसका चुनाव कैसे होता था। इन मंत्री परिषद का चुनाव के बारे में अगर बात किया जाएगा तो देखिए, कोई भी साम्राज्य में ना जितने भी लोग रहते हैं ना, उसको डायरेक्टली मंत्री कह देते हैं। अरे कह देते हैं ना, जो राजा का सहयोग करेगा उसको क्या कह देते हैं? मंत्री। सामान्य सा भाषा में मंत्री कहते हैं ना, मंत्री या अमात्य, मंत्री या अमात्य, और मोमे आकर आधा तो यो अमात्य, ठीक है। तो इन मंत्री परिषद का चुनाव, ये तो स्पेशल लोग होते थे, इसमें 12, 16, 18 लोग का एक समूह होता था, जो राजा के साथ गुप्त तरीके से बैठता था और राजा के साथ बात करता था, और कौन सा नियम कानून चलाना या साम्राज्य को कैसे चलाना है, ये सबके बारे में बैठ के गुप्त तरीके से बात चलता था। समझ में आ रहा है ना? तो बात यही था।
तो अब मंत्री परिषद को क्या लेला बोका को रख लेगा क्या? नहीं, लेला बोका को नहीं रख सकता। क्या मंत्री परिषद में आज आप देखिए, प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद को एक बार झांक के देखिए, बहुत खतरनाक खतरनाक इंसान मिल जाएंगे आपको, बहुत खतरनाक इंसान। क्या सब लेला बोका है? नहीं, सब इतना हर एक फील्ड के योद्धा है सब। आपको याद रखना है, जैसे कि विदेश मंत्री हमारे कौन है? शंकर, विजय शंकर जी, एस जयशंकर। तो वो क्या है? बहुत बड़े, आपको याद रखना, ऑफिसर है, बहुत बड़े क्या है? ऑफिसर है वो। समझ में आ रहा है ना? तो वही आपको हम बताना चाह रहे हैं। तो मंत्री परिषद का चुनाव जानते हैं, उपधा परीक्षण के द्वारा होता था। एक आपको आता एग्जाम में, उपधा परीक्षण क्या है? तो उपधा परीक्षण कुछ नहीं है, वो राजा ना उसका परीक्षण लेता था, जांचता था कि क्या क्वालिटी है कि नहीं उसमें, उस पद पे उस पद पे जाएगा या मेरे साथ रहेगा, क्या क्वालिटी है कि नहीं, या उसका मार्केट में कैसा पहचान है। ये नहीं कि लेला बोका को उठा के लेके आ जाएगा मंत्री परिषद में, अपना शामिल कर लेगा, पता चला राजा का साम्राज्य नष्ट हो गया। देने का है कौन सा सलाह, वो दे रहा है कौन सा सलाह। तो उपधा परीक्षण ये लिख देते हैं, मंत्री परिषद का चुनाव अमात्यों में से, यानी कि मंत्री में से उपधा परीक्षण होता। सब मंत्री को बैठा दिया गया, 100 मंत्री आ गए, सबका जांच कर रहा राजा। बता रहे, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज राजू। कहाँ पढ़े हो? दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। ठीक है, बैठो बगल में तुम मेरा। एक वो आया, व्हाट्स योर नेम? महेंद्र। कहाँ पढ़ा है? 10वीं तक। भट, उपधा परीक्षण इसी को कहते हैं। अब मान लिया 10वें पढ़ा, उसमें क्वालिटी रहता, तो मतलब क्वालिटी वाला को रखता था कौन? राजा। तो मंत्री परिषद, ध्यान से सुनिएगा, मंत्री परिषद का चुनाव सभी अमात्यों में से, जितने भी साम्राज्य में अमात्य होते थे ना, यानी कि मंत्री, सभी अमात्यों या सभी मंत्री में से उपधा परीक्षण के द्वारा होता था। कैसा परीक्षण? परीक्षण के द्वारा होता था। तो मंत्री परिषद का चुनाव कैसे होता था? उपधा परीक्षण, जांचा परखा जाता था उसको। समझ में आ गया? क्या किया जाता था? यानी इंटरव्यू होता था, जैसे एनडीए का इंटरव्यू होता है। एनडीए का इंटरव्यू खतरनाक होता, पता है ना? एक दिन का इंटरव्यू होता है उसका, क्या नहीं, एक सप्ताह हो जाता है इंटरव्यू एनडीए का। हाँ, स्पेशली 5 कहता है, 6 कहता है, 7 दिन का मानिए ना मैक्सिमम। ठीक है, 7 दिन मानिए। तो उपधा परीक्षण के द्वारा किसका सिलेक्शन होता था? हाँ, तब जाके मंत्री परिषद, यानी कि राजा का परिषद में शामिल होता था। एक इसका उल्लेख मिलता है अर्थशास्त्र में। क्या और कुछ का उल्लेख मिलता है? जी हाँ, अर्थशास्त्र में मंत्री न का भी उल्लेख मिलता है। अब ये क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहले अर्थशास्त्र में मंत्री न का भी उल्लेख मिलता है। जो आज का तुलना आप करना चाहिए ना, देखिए आज भी होता है एक मंत्री परिषद और एक होता है कैबिनेट। क्या बोले? एक कैबिनेट होता है, पता है ना, मंत्रिमंडल, पता है ना, और एक मंत्री परिषद होता है। दोनों में अंतर क्या? पॉलिटी में हम पढ़ाएंगे। हालांकि मंत्री परिषद में खूब लोग होते हैं, लेकिन कैबिनेट में कुछ लोग को शामिल करके रखता प्रधानमंत्री। अब क्यों? अगर मान लिया जाए मंत्री परिषद 100 है, मानते हैं, ऐसे तो नहीं है, आपका कितना होता है जाके बताएंगे। मंत्री परिषद आपका है, उसमें से कुछ लोग को छांट के रखता है राजा जान के। आज भी छांट के रखते, क्यों? तत्काल आवश्यकता पड़ गया, तत्काल जरूरत पड़ गया,
अब सब मंत्री परिषद को बुलाएगा तो समय लगेगा ना, इसीलिए राजा अपने पास ना मंत्री नाह को रखता था। किसको रखता था? मंत्री ना। और इसमें कुछ ही लोग को शामिल करके रखता था वो राजा, बस 1 2 3 4 लोग को शामिल करके रखता था। एक प्रधानमंत्री पुरोहित को, एक युवराज को। किसको? युवराज। युवराज समझ में आ रहा है ना? युवराज किसको कहते हैं? जो 6 बॉल पे 6 छक्का मारा है राजा का। हाँ ठीक है। एक सन्निधाता, राजकीय कोषाध्यक्ष, ट्रेजरी का हेड होता था। समझ में आ गया? यानी आज का जो फाइनेंस मिनिस्टर हो गया ना, उसी को सन्निधाता कहते थे पहले। क्या कहते हैं? सन्निधाता। ये अर्थशास्त्र में वर्णन है। समझ में आ गया? तो मंत्री ना का उल्लेख मिलता है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण पद होते थे। ठीक है। अब कौन कौन सा पद था? प्रधानमंत्री का। किसको शामिल करता था? प्रधानमंत्री। राजा किसको शामिल किया? प्रधानमंत्री को। साथ ही साथ पुरोहित को। साथ ही साथ किसको? पुरोहित को इसमें शामिल करके रखता था। इसमें एक सेनापति को भी शामिल करके रखता था। किसको? आपका सेनापति को। सेनापति को। एक आपका इसमें युवराज शामिल होता था, तथा, ठीक है, तथा सन्निधाता। तथा क्या हो गया? सन्निधाता। वैसे अगर देखा जाए तो 4 ही होगा, क्योंकि ये दोनों पद हमेशा एक के पास रहता था, एक इंसान के पास। तो प्रधानमंत्री का पद, पुरोहित का पद, सेनापति का पद और एक युवराज और एक सन्निधाता ना हमेशा राजा के कंसल्ट में रहता था। राजा को तत्काल आवश्यकता में तुरंत कानून बनाना या कुछ कानून का पालन करवाना या कुछ भी कराना है, आपको याद रखना है, तत्काल आवश्यकता में किसका जरूरत पड़ता था? मंत्री ना। इनका वेतन इससे ज्यादा था। इनका वेतन था कितना? 12,000 पन वार्षिक। इनका वेतन था 48,000 पन वार्षिक। कितना था? 48,000 पन वार्षिक इनका वेतन। इनका वार्षिक वेतन 48,000 पन हुआ करता था। ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत है? और यहां तक किसी को दिक्कत है? तो यह बात आपको थोड़ा सा याद रखना है कि एक मंत्री परिषद का उल्लेख मिलता है, जो कि आपको याद रखना है 12,000 पन वार्षिक वेतन उठाता था। वहीं आपको ध्यान रखना मंत्री ना का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें राजा कुछ अधिकारी को, कुछ मंत्री को, कुछ अमात्य को अपने पास तुरंत कानून बनाना या कानून को पालन करवाना या तुरंत आवश्यकता के लिए रखता था, ताकि कुछ घटना साम्राज्य में घटे तो तुरंत मंत्री परिषद को ना बुला के मंत्री ना को बुलाता था कि जल्दी से बताइए, क्योंकि इसको बुलाया जाएगा तो इसमें 18 लोग शामिल होंगे। अब उस 18 लोग का राय विचार होगा, जैसे आज भी होता है। आपको जब पॉलिटी पढ़ाएंगे तो समझाएंगे। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के सलाह पे भी कानून बनाता है और प्रधानमंत्री कैबिनेट के सलाह पे भी। जैसे कोरोना में, किसमें? कोरोना के समय में। अब बताइए, तत्काल आवश्यकता था देश को ना कानून बनाना, तो आप बताइए उसके लिए उस समय संसद खुलवाया जाता, सबको बुलाता, बैठिए आइए कानून वानून बनाइए। तब तो पता चला भारत में कितने बड़े बड़े सांसद हैं। समझ में आ रहा कितना वैल्यू है एक सांसद का? इतना वैल्यू है सांसद का, उतना हमारे भारत में एक सैनिक को नहीं मिलता है। ये बात फैक्ट है, ये बात फैक्ट है। हमारे सेना को उतना ज्यादा बॉडीगार्ड नहीं मिलता जितना सांसद को। यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। हमारे देश का दुर्भाग्य का यही, क्या बताया जाए, खुल के बोला जाए तो हम फिर बताते ना चुनाव के बाद नजर आएंगे। खुल के अगर बोल देंगे ऑनलाइन में तो कब नजर आएंगे? चुनाव के बाद। पता ही है ना काहे? अन्याय भी आ सकते नजर। पता चला कि हम कहां हैं, खाना पहुंचा रहे सुबह सुबह हमको, तो बता रहे। देश का दुर्भाग्य है,
सांसद को देख लीजिए, बाप रे बाप, लगता है ना बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, रोड पर से क्रॉस करता हूं, पूरा एसपी डीएम आगे पीछे, आईजी फाईजी डीआईजीएम, लग रहा है ना महबूब आया है। समझ में आ रहा है? वही बड़ा सा सैनिक जो हमारे देश के, बड़ा सा कैप्टन हमारे देश के लिए कुर्बानी कर रहा है देश में, जब लौटता है, उसका रिटायरमेंट होता है, उसको भी तो उसी सम्मान से लाना चाहिए, हमारे घर तक पहुंचाना चाहिए। अरे पहुंचाना चाहिए ना। तो देश का दुर्भाग्य यही है, जिसको हीरो हीरो बनना चाहिए, हीरो हीरो कहना चाहिए, वो हीरो नहीं कहलाता। लेकिन सांसद का इज्जत देखिए, इतना अच्छा इज्जत है, इतना अच्छा इज्जत कि आप देख के क्या बोलेगा बहुत, लेकिन तब भी बोलेंगे आपको क्या पता मेरा दर्द। अरे बाप रे बाप, उसको दर्द क्या है? एक बार सांसद बनिए, जीवन भर पैसा आएगा आपको। 2 बार सांसद बनिए, 2 बार सांसद बनिए, पहलुकवा वाला पेंशन भी आएगा और अभी वर्तमान वाला पेंशन आएगा। तीसरा बार बनिए तो तीसरा वाला वेतन आएगा और 2 बार जो बने उसका भी वेतन आएगा। पता है ना, 5 बार सांसद बन के रिटायर हो गए तो 5 पेंशन आएगा। लेकिन यहां सैनिक का वेतन आप कहते हैं हटा दिया जाए, सेना का पेंशन कहते हैं हटा दिया जाए। ये किस देश का कानून व्यवस्था है? आप 5 बार बनिए, 10 बार एक बार उठाइए ना पेंशन, नहीं। कैसा नियम कानून हमारे देश का, सोचिए, दुर्भाग्य है। खैर हटाइए, ज्यादा बोलेंगे फिर बताइए ना खाना पहुंचाने का आवश्यकता पड़ेगा आपको। खैर हटाइए। तो कितना वेतन इसको है? 48,000 वार्षिक वेतन है हमारे देश में। जानते हैं, हमको लगता है यहां तक कि हमारे देश में पहले अंग्रेज गुलाम बना के रखा और नेता अब बना के रखा हम लोग को, और जनता बनते जा रहे हैं। हमारे देश को पहले गुलाम कौन बनाया? अंग्रेज। लेकिन 1947 के बाद हमारा देश आजाद है, वो विश्व के सामने है। हमारे भारत में अब गुलाम बना लिया है नेता लोग, और जनता जैसे जैसे कह रहा है ना, सॉरी, नेता जैसे जैसे कहता है जनता वैसे वैसे करता है। कब दिमाग आएगा जनता को, हमको तो समझ में नहीं आता है। कब आएगा जनता को दिमाग, ये तो हमको एकदम 1% समझ में नहीं आता। यहां पे 500 का पेट्रोल देगा, अरे बाप रे बाप, 500 का पेट्रोल और 100 रुपया 200 रुपया पॉकेट में थमाएगा। रैली में जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बंदूक छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बंदूक छाप जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, मुन्ना भैया जीतेगा। बस 500 में मुन्ना भैया पापा बन गए तुम्हारे। अपना जो बाप है उसके लिए चिल्ला दो ना, कंधा पे बैठा के घूमेगा मार्केट में। लेकिन अपना बाप के लिए तो चिल्लाते नहीं वो रोड पर, और जाते दूसरा के लिए चिल्लाने के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद। गलत बोल रहे हैं, खून खौलता है ये सब बात देख के। और सुनते देखते हैं एकदम खतरनाक। अपना माँ को हॉस्पिटल नहीं ले जाता है, अपना बाप को हॉस्पिटल नहीं ले जाता, रैली में जाता है। देखिए मम्मी चिल्लाते रहते हैं कि बेटा ये काम कर दे, 1 सप्ताह से पेंडिंग पड़ा हुआ, लेकिन रैली में जाना उसको जरूरी है। इतना अंधभक्त भक्त बनिए, अंधा भक्त नहीं बनिए। मेरा कहने का हमेशा मोटो यही है। गौतम बुद्ध भी कहते मध्यम मार्ग को अपनाइए, हम भी कहते यही बात कि मध्यम मार्ग को अपनाइए। किसी भी चीज को मध्यम मार्ग में रखिए। पूरा अंधा भक्त भी नहीं बनना है, पूरा उसके लिए लोभी नहीं रहना। भक्त बनिए, जो सत्य है सत्य कहिए, जो असत्य है असत्य कहिए, ठीक है। खैर, कौन सा प्रशासन देख रहे हैं? मौर्यकालीन प्रशासन। मन करता है इतना 1-2 घंटा बोले ना, एकदम यूट्यूब खोल के इतना बोले ना, नहीं बोलते हैं, बोलते नहीं है, क्या बोले। खैर हटाइए, जो बात है सत्य बात बोलते हैं, जो झूठ बात हम नहीं बोलते। चलिए, अर्थशास्त्र में ना कुछ उच्च अधिकारी, हायर क्लास का ऑफिसर्स का उल्लेख मिलता है, ठीक है, जिसे अर्थशास्त्र में तीर्थ कहा गया। क्या कहा गया? तीर्थ।
बताए थे ये बात? नहीं बताए? नहीं बता, अभी ये बोले हैं। अर्थशास्त्र कभी पढ़ा रहे थे, उस समय लिखे थे कि अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है। नहीं पढ़ाए, वहां पढ़ा दिए थे, याद कीजिएगा। अन्य तो यूट्यूब पे खोल के देख लीजिएगा, सबूत है। ध्यान से सुनिए, अर्थशास्त्र में कुल 18, कितना आपका तीर्थ, जो कि उच्च अधिकारी होते थे, उच्च अधिकारियों का अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसको आपको ध्यान रखना है। इसको महामात्र भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? महामात्र, जिन्हें महामात्र, अशोक के अभिलेख में महामात्र कहा गया, जिन्हें महामात्र भी कहा गया। आपको याद होगा अशोक का अभिलेख पढ़ने के दौरान आप इस वर्ड का नाम सुने होंगे, नहीं सुने हैं? महामात्र का नहीं सुने हैं? सुने हैं, तो यही सब बात है। तो महामात्र भी कहा गया, ठीक है। अर्थशास्त्र में तीर्थ कहा गया, कुल कितना था? क्या सर 18 का नाम याद रखना है? 18 तो ना रखना होगा, लेकिन कम से कम 8-9 तो रख लीजिए, 8-9-10 रख लीजिए, ताकि आपका एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुनिए, लिखना चालू करते, बहुत आसान है, 3-4 तो बहुत आसान होगा। पहला, अगर बात किया जाए, देखिए, पहला अगर बात किया जाएगा तो सबसे पहला आपका आता है प्रधानमंत्री एवं पुरोहित। क्या बोले? प्रधान मंत्री तथा पुरोहित, ठीक। प्रधानमंत्री तथा क्या हो जाएगा? ये क्या काम था इनका? ये आपका क्या काम था? आपको ध्यान रखना है, ये धर्माधिकारी का सर्वोच्च अधिकारी था, धर्म का अधिकारी था, सबसे बड़ा। अगर बात करेंगे, प्रमुख धर्माधिकारी होते थे, यानी कि रिलीजियस का बहुत बड़ा ऑफिसर था, तो ये धर्माधिकारी होते थे, ठीक है। क्या कुछ दे के गए? ओ अच्छा, रख दीजिए ऑफिस में। चलिए, ये क्या होते थे? धर्माधिकारी होते थे, यानी कि बहुत बड़े रिलीजियस के ऑफिसर होते थे। और बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय, किसके समय? इस पद पे कौन थे? कौटिल्य या चाणक्य? अरे नहीं थे, इस पद पे चाणक्य हुआ करते थे। बिंदुसार के समय, किनके समय? बिंदुसार के समय इस पद पे अगर बात किया जाएगा, चाणक्य के बाद इस पद पे कौन था? तो जिसका नाम है विष्णुगुप्त नाम का एक अधिकारी था, या आप कह सकते विष्णुगुप्त वही हो गया, क्या बोलता है, चाणक्य हो गया। और एक और नाम मिलता है खल्लाटक। क्या नाम है? खल्लाट। खलनायक नहीं, चाणक्य तथा बाद में खल्लाटक। क्या नाम है? खल्लाट। अशोक के समय बता दीजिए। अशोक के समय चाणक्य होगा, राधा गुप्त। अरे नहीं था, अशोक के समय कौन था? नहीं थे। ये आपका मैच द फॉलोइंग में आता है कि बताइए, प्रमुख शासक दे देगा और दे देगा प्रधानमंत्री और पुरोहित, तो आपको टिक करना पड़ेगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन है? चाणक्य। बिंदुसार के समय शुरुआत में चाणक्य थे, बाद में जाके कौन बन गए? खल्लाटक। कौन है? और फिर अशोक के समय, अशोक के समय ये 3 का नाम आपको विशेष तौर पे याद रखना। ये पहला तीर्थ का नाम मिलता है प्रधानमंत्री या पुरोहित। प्रधानमंत्री तथा
थे वैसे दो पद, लेकिन ये दो पद पे हमेशा एक ही व्यक्ति रहते थे, इसीलिए एक पद कह दिया गया। और कौन था? सेनापति। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? सेनापति। अगर बात किया जाएगा दूसरा नंबर के बारे में तो सेनापति, और आपको पता होगा सेनापति यानी कमांडर के बारे में अगर बात किया जाएगा तो आपको याद रखना है ये युद्ध विभाग का मंत्री था। ये किसका विभाग का? ये युद्ध विभाग का मंत्री होता था। पूरे तरीके से आज भी है। आज इसी को रक्षा मंत्री कहेंगे ना? नहीं कहेंगे? डिफेंस मिनिस्टर नहीं कहेंगे? अरे हाँ या ना? हम इसको प्रधानमंत्री कह सकते जो आज हमारे पीएम है, और इसी के साथ सेनापति के पद पे रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह। अरे हाँ या ना? तो ये बात हो गया, दो हो गया, एक दो। तीसरा ध्यान से देखिए, अगर तीसरा के बारे में अगर बात किया जाएगा तो एक होता था युवराज। कौन होता था? ये कौन से पद पे था? तो युवराज के बारे में बात करेंगे। राजा का उत्तराधिकार होता था। राजा मरने से पहले अपना उत्तराधिकार घोषणा कर देता था अपने साम्राज्य में कि यही मेरा अगला उत्तराधिकार होगा। क्यों? क्योंकि मरने के बाद कहीं राजा मर गया और अगला उत्तराधिकार के बारे में अगर बात किया जाएगा कौन होगा, या उसको जान ही नहीं रहा साम्राज्य में लोग, तब दिक्कत हो जाएगा ना? अरे हाँ या ना? तो ये राजा का उत्तराधिकार होता था। यह राजा का उत्तराधिकार होता था। ये तीन पद हो गया, तीन तीर्थ हो गए। पहला का नाम क्या हो गया? प्रधानमंत्री, तथा दूसरा का नाम, तीसरा का नाम, चौथा सन्निधाता। अब ये क्या है? सन्निधाता। एक सन्निधाता था और एक पांचवा समाहर्ता। क्या हो गया? समाहर्ता। सन्निधाता के बारे में जिक्र किया जाएगा तो ये आपको याद रखना है, राजस्व कोषाध्यक्ष था। ये क्या था? राजकीय कोषाध्यक्ष था। ये आपका राजकीय कोषाध्यक्ष था सन्निधाता। यह राजकीय कोषाध्यक्ष यानी कि स्टेट का ट्रेजरी संभालता था। प्रेजेंट में इसका कंपेयर हम किससे कर सकते हैं? अरे किससे करेंगे? प्रेजेंट में हम फाइनेंस मिनिस्टर से यानी कि वित्त मंत्री से किसको कंपेयर कर सकते हैं? सन्निधाता। किसको? तो सन्निधाता पद मौर्य साम्राज्य में कौन सा पद था? या ऐसे आता कि राजकीय कोषाध्यक्ष को मौर्य साम्राज्य में क्या कहा जाता था? समाहर्ता कौन था? ये राजस्व विभाग का प्रमुख था। ये राजस्व विभाग का, ये राजस्व विभाग का, राजस्व बोले तो रिवेन्यू, राजस्व बोले तो रिवेन्यू कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं टैक्स वाला जो मामला था ना, टैक्स वाला मामला, जितना भी टैक्स वाला, इस समय जीएसटी नहीं था, ये राजस्व विभाग का यानी कि रिवेन्यू डिपार्टमेंट का कर का व्यवस्था को देखना संभालना इसी के पास था। ठीक है, रिवेन्यू डिपार्टमेंट इसके पास था। ये राजस्व विभाग का राजस्व विभाग था, सीधा लिख देते। कौन सा राजस्व विभाग था आपका? समाहर्ता के बारे में अगर बात करेंगे, राजस्व विभाग का अधिकारी हुआ करता था। अगला एक आता है नाम प्रदेष्टा, ध्यान से सुनिएगा, प्रदेष्टा। और एक सातवां आता है व्यवहारिक, व्यवहारिक। ठीक है, एक आपका आता है प्रदेष्टा, एक आपका आता है व्यवहारिक। व्यवहारिक, अब ध्यान से देखिए,
एक पद का नाम क्या हो गया? प्रदेष्टा। एक पद का नाम क्या हो गया? व्यवहारिक। सुनिए, ये दोनों कैसा पद था? ये दोनों तीर्थ के अंतर्गत शामिल था। और प्रदेष्टा के बारे में बात करेंगे। देखिए, आप लोग को पता होगा या नहीं भी पता होगा, हम बता देते हैं। एक होता है आपका फौजदारी न्यायालय। क्या होता है? फौजदारी न्यायालय। एक होता है आपका दीवानी न्यायालय। लिखते हैं पहले। पता है? नहीं पता होगा। लड़की लोग को तो नहीं है पता होगा, लेकिन बार बार धमकी देगी, कोर्ट चल जाएंगे, कोर्ट चल जाएंगे, कोर्ट चल जाएंगे, थाना चल जाएंगे, केस कर देंगे। फौजदारी न्यायालय। और व्यवहारिक का मतलब क्या हो गया? दीवानी न्यायालय। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आज भी प्रेजेंट में ना ये दोनों प्रेजेंट है, पता होना चाहिए। आज भी अगर बात किया जाएगा तो ये दोनों के बारे में अगर बात किया जाएगा, ये दोनों कोर्ट आज भी प्रेजेंट है। आप कोर्ट जाइएगा ना, ये दोनों आज भी मिलेगा। इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्रिमिनल कोर्ट। क्या कहा जाएगा? आप समझ में आया? इसका मतलब क्या हो गया? फौजदारी का मतलब क्या हो गया? क्रिमिनल कोर्ट। और दीवानी का मतलब हो गया सिविल कोर्ट। क्या हो गया? अब आप ही बताइए, किसी को शादी करना है तो कौन सा न्यायालय जाएगा? किधर जाएगा? कपार कान फोड़ के मर्डर करके चल गया तो समझे? नहीं दिख रहा, देखिए तो मतलब बियाह करना यहां चल जाइएगा। वो भी क्रिमिनल है, लेकिन लक्षण क्रिमिनल वाला है, क्रिमिनल वाला लक्षण है ना। शादी विवाह क्या है, समझ में आ रहा है? शादी विवाह एकदम पहले एकदम कमाइए एकदम भरपूर मात्रा में, उसके बाद शादी ब्याह कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। समझ में आ गया? जेब गांधी को पहचानना सीखे जीवन में। किसको? आदमी को नहीं पहचानिए। किसको पहचानिए? गांधी जी को पहचानिए। गांधी जी पता है ना? हाँ, गांधी जी को पहचानिएगा ना। और गांधी जी को अगर जिस दिन पहचानना सीख गए तो आदमी को पहचानने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। आदमी स्वयं आपके पास आएगा और आपको जानते हैं गांधी के नजरिए से आपको देखेगा। वो समझ में आ गया? यानी पैसा वाला के नजर से आपको देखेगा। ठीक है, तो एक दीवानी न्यायालय और एक क्या हो गया? फौजदारी। प्रतिष्ठा किसको कहा जाता था मौर्य काल में? तो फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को, के जो चीफ जस्टिस होते थे ना, मुख्य न्यायाधीश, जो आपके चीफ जस्टिस होते थे उसको कहा जाता था। और ये दीवानी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश को कहते थे। तो ये बहुत बार एग्जाम में आता है, ये बात याद रखिएगा। 7 हो गया। 8वां, एक और महत्वपूर्ण पद है जिसका नाम है आर्टविक। कौन सा पद है? हार्ट बीट नहीं, हार्ट बीट नहीं बोले, क्या बोले? आर्टविक बोले। यह वन विभाग का प्रमुख होता था। कौन सा विभाग का? यह वन विभाग का प्रमुख अधिकारी था। अधिकारी होता था। अर्थशास्त्र में कुल कितने तीर्थों का उल्लेख है? 18, जिन्हें महामात्र भी कहा गया, जिसमें पहला नाम प्रधानमंत्री तथा पुरोहित के बारे में जिक्र किए, दूसरा सेनापति के बारे में बताएं, तीसरा युवराज के बारे में बताएं, फिर सन्निधाता के बारे में बताएं, फिर समाहर्ता के बारे में बताएं, फिर प्रतिष्ठा के बारे में बताएं, फिर व्यवहारिक के बारे में बताएं, फिर आर्टविक के बारे में बताएं। और ये बहुत बार एग्जाम में आता है प्रश्न मैच द फॉलोइंग करने के लिए, कि आर्टविक दे देगा, प्रतिष्ठा दे देगा, व्यवहारिक दे देगा, इसका मैच द फॉलोइंग कीजिए। ये हो गया 8। यहां तक तो आपको कंफर्म याद रखिएगा, ये तो कंफर्म पूछा जाता है। ये 8 का 8वां नाम आपके एग्जाम में हमेशा आया हुआ है। लेकिन अब आगे जो बहुत कम आया हुआ लेकिन आता है, 8 के बाद चलते 9, 2-3 और देख लेते हैं, 4 देख लेंगे, 9, 10।
एक होता है दुर्गपाल, सुनिएगा शांत, ये बात नहीं कीजिए। एक का नाम क्या बताएं? दुर्गपाल बताएं, और एक का नाम है अंतःपाल। एक है दुर्गपाल, एक है, देखिए इंग्लिश में भी यही कहा जाएगा, इंग्लिश में भी यही कहा जाएगा, दुर्गपाल, अंतपाल, सन्निधाता, प्रदेष्टा, व्यवहारिक, सब, क्योंकि अधिकारी का पद का नाम है, समझे? दुर्गपाल और क्या बोले? अंतपाल। देखिए दुर्ग का मतलब समझ में आ रहा, फोर्ट, किला, ऐसा समझ रहे हैं ना? तो जो दुर्गपाल होता था ना, वो आपको याद रखना है कि देश के भीतर, ठीक है, देश के अंदर का रक्षक कौन होता था? दुर्गपाल। यानी कि देश के भीतरी जितना भी किला है, देश के अंदर, देश के भीतर या अंदर दुर्ग का रक्षक होता था, रक्षक होता था, और ये देश के सीमा पे खड़ा होता था, ये अधिकारी, ठीक है, ये सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक होता था। ये देश के अंदर होता था ये अधिकारी दुर्गपाल, और अंतपाल यानी कि बाहर वाला, जितना भी देश के बाहर वाला जो बॉर्डर इलाका है ना, जो किला है। पहले राजा का क्या होता था? किला। राजा का क्या होता था पहले जानते हैं? किला। किला पे कब्जा का मतलब हो गया कि उस जगह पे पूरा कब्जा हो गया। जैसे आप मुंगेर का किला को अगर कैद कर दीजिए ना, अगर आज से पहले अगर जाइए, आज 500-600 साल पहले, मुंगेर का किला को आप कब्जा कर लीजिए, समझ में आ गया? आपका किला मुंगेर का किधर किधर है? एगो मछली तालाब से जाते तो एगो किला यहां मिलेगा, मिलेगा? नहीं मिलेगा। मुंगेरों ने घूमे अच्छा से, किए क्या है? अरे पता है ना? हाँ, मछली तालाब से जाइएगा तो एगो किला यहां मिलेगा, नहीं मिलेगा? इधर शमशान घाट चल जाता है, नहीं जाता है? इधर कश्यनी घाट निकल जाएगा, इधर छोटकू सा गली योगाश्रम वाला, और इधर नहीं है। अब बगल में यहाँ पे आपका नाली उली भी मिलेगा, नहीं मिलेगा? चलिए एक किला यहाँ हो गया, देखते रहिएगा। आपको बताना चाह रहे क्या, ये किला हो गया एक किला है सोजी घाट से जब आगे बढ़िएगा तो वहीं पे मजार के पास एक किला है, नहीं है? एक किला उधर हो गया। एक किला है आपका 1 नंबर ट्रैफिक के पास, हाँ या ना? न है? 1 नंबर ट्रैफिक के पास किला हो गया, ठीक है। 1 नंबर ट्रैफिक नहीं पता है, जहां बड़का सा घड़ी लगा हुआ है, एकदम फील करना। उस किला को बंद कीजिए, 1 नंबर ट्रैफिक वाला जो बड़का जैसा घड़ी लगा हुआ है, ठीक है। नहीं देखे हैं? पढ़ लीजिए, भविष्य में तो वही नजर आएगा। क्या बोले? गलत तो बोल रहे हैं क्या? पढ़ लीजिए, नहीं तो भविष्य जानते हैं वही नजर आएगा। समझ में आ गया? तेरे मालिक, तेरे मालिक, समझे? क्या कीजिए, क्या तब क्या करना? विकल्प है, न सरकार रोजगार दे रहा है, जो थोड़ा रोजगार देता है उसी में न जाना है, तो पढ़ने ना पड़ेगा और ज्यादा मेहनत करके, ठीक है। खैर हटाइए, तो इस किला को बंद कीजिए, पोलो फील्ड वाला किला को बंद कीजिए, और उधर वाला बंद कीजिए। किधर वाला? मछली तालाब वाला। तीनों किला को अगर आप पैक कर दीजिएगा अच्छे तरीके से, यही हो गया मुंगेर के किला पे कब्जा। और मुंगेर के किला के अंदर अगर बात किया जाए, पूरा मुंगेर का खजाना है, पता है? पूरा मुंगेर का कागज उगज जितना है सब कहानी कहाँ होता? वही किला परिसर में ना। प्रशासन का सारा काम कहाँ है? एसपी ऑफिस, डीएम ऑफिस, डीएस क्या बोलते हैं, डीडीसी ऑफिस, पूरा कोर्ट कचहरी सब कहाँ? वही इलाका में ना, सब चीज है वही। अब बताइए, वही चीज है। तो वही किला पे कब्जा, यानी कि मुंगेर पे कब्जा हो गया। अब डीएम एसपी को गोली सटा के सब बात बोले करवा तो नहीं करेगा, तुरंत करेगा, लेकिन उतना हिम्मत नहीं आज के युग में कि एसपी डीएम के ऑफिस में घुस जाए, ठीक है। तो वही बात हम बताना चाह रहे हैं। तो ये सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक था, इस सीमा पे खड़ा रहता था। देश का साम्राज्य है तो यहाँ पे किला, यहाँ पे किला, ये सब किला पे खड़ा होता था, ठीक है।
अब वो चारों किला को तोड़ दिया जाए ना, आप जा नहीं पाइएगा उस पार, कभी देखिएगा जाके, जा पाइएगा? नहीं जा पाइएगा। चारों किला को तोड़ दीजिएगा तो गड्ढा बन जाएगा ना, अरे नहीं बन जाएगा, तो फिर जा नहीं पाइएगा उस चारों, वो तीनों किला को तोड़िए, उसके बाद नहीं जा पाइएगा आप उस इलाका में। कष्टर्नी घाट आपको जाना होगा तो नहीं जा पाइएगा, फिर नदी मार्ग से जाइएगा आप। कैसे जाइएगा? नदी मार्ग से, ठीक है। चलिए, ये सब फील किए हैं कभी? खाली घूमते हैं, खाली घूमते, कभी फील कीजिएगा ये सब एकदम, वो आपका किला टूट जाएगा, आपका पूरा वो जो रोड है खत्म हो जाएगा। अब पहले वही सब होता था ना कि आक्रमण होने वाला है, पहले रोड नहीं था, तो किला का जो आप जिस पे पुल पे चढ़ते हैं ना, जो भी छोटा सा पुल है, तो उसको उठा दिया जाता था खींच के, और उठा के वो किला जो देखते हो गेट बंद हो जाता था, समझे? तो बीच हो गया पूरा खाली, हम फील कीजिए। तो पानी पूरा रहता था गंगा नदी का, समझे? तो आ नहीं पाता था सैनिक लोग, या तो तैर के आइए, तैर के आएगा, जब तक मैं ऊपर धाए 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 तीर चलाया, भाला चलाया, खत्म। हाँ वही होता था, मगरमच्छ होता था, ये सब होता था सहायता के लिए। तो इस तरीके से पहले रक्षा होता था साम्राज्य का। सोचिए कैसा जमाना हो, कितना मजा आता होगा। आक्रमण हो रहा है आपके साम्राज्य पे, धाए आदेश दिया जाता है, दक्षिण किला, उत्तर पश्चिम किला, दक्षिण किला को सबको बंद किया जाए, धाए धाए बंद हो गया, सब खड़ा हो गया एकदम लेके, एकदम दूरबीन लेके सब। कितना मजा आता होगा, कितना काश उस समय आप लोग हुआ करते। हम तो थे, ठीक है, हाँ हम थे, हाँ हम सब चीज देखे, बिना देखे बता रहे हैं क्या? बिना देखे बता रहे हैं। हो सकता है हम चाणक्य हुए होंगे, मेरा ये 7वां जन्म होगा, कौन भला ठिकाना उतना, क्या सोचने में क्या दिक्कत, सोच रहे हैं। हो सकता है चाणक्य उस जमाना में हुए होंगे, फिर मरे होंगे, फिर अच्छा कर्म किए, फिर अच्छा जन्म लिए होंगे, मनुष्य में ही जन्म लेते रहे, कुत्ता बिला में जन्म नहीं हुआ मेरा, समझ में आ गया? तो याद रखिए, अंतपाल मतलब ये सीमावर्ती दुर्ग का क्या था? रक्षक। और ये कौन है? दुर्गपाल। चलिए 11 नंबर, 11 बात करेंगे। एक था नायक, एक क्या था आपका? नायक। और ये सेना का नेतृत्व करता था, ये सेना का कमान संभालता था युद्ध में। देखिए एक सेनापति था, एक क्या था? एक सेनापति था। कभी देखे रक्षा मंत्रालय को बॉर्डर पे लड़ रहा है? देखे हैं? नहीं। तो बात वही है। तो ये नायक होता था, ये सेना का पूरा कमान संभालता था। कौन? नायक। अरे कौन संभालेगा? नायक। एक और है जिसका नाम है दंडपाल। क्या नाम है? ये सब रक्षा से संबंधित बात है। और ये दंडपाल का काम था कि सैनिक में कौन कौन सा सामग्री चाहिए, सेना में सामग्री को जुटाने का काम था, कि राफेल चाहिए, चिनूक हेलीकॉप्टर चाहिए, समझ में आ गया? परमाणु चाहिए, ये सबका जुटाने का काम किसका था? सेना के सामग्री को जुटाता था। कम से कम ये 12 याद रखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो और भी बहुत मिलेगा आपको, और भी बहुत नहीं, मतलब 6 और बचा हुआ। कितना बचा हुआ है? 6। ठीक है, तो ये 12 कम से कम याद रखिए, लेकिन ये 8 तो एकदम अवश्य याद रखिएगा। समझ में आ गया? सन्निधाता, समाहर्ता, प्रदेष्टा, व्यवहारिक, आठविक, सेनापति, प्रधानमंत्री, पुरोहित। खूब पूछता, यहां पे जितना लिखा हुआ है ना, खूब ज्यादा। और इस सबसे जब एग्जामिनर को चैन फुर्सत मिल जाता है, तब थोड़ा सा कदम इधर कभी कभी रखता है, कभी कभी रखता है। चलिए ये बात तो हो गया। अब और भी बात है क्या? ध्यान से देखिए, केंद्र का चल रहा है, ये प्रशासन कैसा चल रहा है? केंद्र वाला चल रहा है। केंद्र में आखिर प्रशासन कैसा था? एक ऐसा भी था, ये चीज का जिक्र मिला, ये चीज का जिक्र मिला तो इसके बारे में बताएं, इस चीज का जिक्र मिला तो इसके बारे में बताएं। क्या और भी जिक्र मिलता है? जी हां, अर्थशास्त्र में कुल 26 अध्यक्ष का उल्लेख मिलता है। कितना अध्यक्ष का? 26 अध्यक्ष का उल्लेख मिलता है, जिसको मेगास्थनीज ने मजिस्ट्रेट कहा। अर्थ बात नहीं कीजिए, अर्थशास्त्र में कुल 26 अध्यक्षों का, या मजिस्ट्रेट, मेगास्थनीज ने मजिस्ट्रेट कहा, का उल्लेख मिलता है, जो
विभिन्न विभाग का, विभिन्न, ठीक है, जो विभिन्न विभागों का अध्यक्ष होता था, विभागों के अध्यक्ष होते थे। अब कितना अध्यक्ष के बारे में जानना पड़ेगा? 26 के बारे में पढ़ाना पड़ेगा क्या? नहीं, 26 के बारे में जानना नहीं है। कुछ इसका भी मामला है, 6-7 जान लीजिए, आपका कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग परसों देखेंगे। कब देखेंगे? परसों। ठीक है, अभी फिलहाल ज्योग्राफी क्लास हो जाए, क्योंकि ज्योग्राफी क्लास 3 दिन से फिलहाल नहीं हो रहा। ठीक है, तो केंद्रीकृत प्रशासन लगभग खत्म हो गया, केंद्र का प्रशासन। बस ये 26 में से 7-8 बता देंगे, आपका कहानी क्या हो जाए? केंद्र का प्रशासन खत्म। फिर हम चलेंगे प्रांत का प्रशासन के बारे में, और फिर प्रांत किस तरीके से नीचे भाग में बटा हुआ था उसको देखेंगे। मौर्य प्रशासन में पहला जो प्रशासन वाला टॉपिक है खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगले वीक है, उम्मीद है, अगले वीक का उम्मीद रखते हैं, उम्मीद नहीं रखते, कुछ ना कुछ घटना घट जाता। लाइटें आजकल इतना समस्या दे रहा है, कल भी लाइट नहीं था, दिन भर लाइट नहीं था, शाम में तो क्लास होता भी नहीं पॉलिटी का, वो तो 5 बजे लाइट आया, एकदम इन्वर्टर जानते कितना परसेंट पे था? 0.11% चार्ज बचा हुआ था। हम सोचे क्लास अब ऑफ हो जाएगा, अब 5 बजे लाइट आ गया, हम खुश हो गए। समझ में आ गया क्या? हाँ, वही सोचे अब एगो व्हाइट बोर्ड रखेंगे या तो जनरेटर एगो खरीदेंगे। हाँ, एगो खरीदेंगे जनरेटर का। बताएं, जापान से मंगा रहे हैं, यहाँ से नहीं मंगा रहे हैं, जापान वाला से बात किए हैं एगो, या नहीं, एक जापान से मंगा रहे हैं, क्या बोलते हैं, जनरेटर मंगा रहे हैं। मतलब वो जो बोलेंगे, जैसे बोलेंगे ना जनरेटर को चालू हो तो चालू हो जाएगा, वही वाला मंगवा रहे हैं। क्योंकि आप लोग का बात सुने ना, बढ़िया वाला मंगा रहे हैं ना। ठीक है, आवाज भी नहीं करे, क्लास में भी रखा रहेगा ना, आवाज नहीं करेगा, वैसा मंगा रहे। इतना सा छोटा सा जनरेटर है, ठीक नहीं कर रहे हैं, हाथ से भी लेके घर में चल जाएंगे, वही मंगवा दे। ठीक है, मिलते हैं इतिहास का परसों क्लास में। ठीक है, आप लोग को मेरा बात मजाक लगता है?